यार देखो, मैं कहता ही रहता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू को सिर्फ मजे के लिए देखा करो, ज्यादा भी दिमाग घुसेड़ के अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टोरी लाइन में लॉजिक सेंस वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये नहीं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू देख के किसी डिसीजन से बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। तो भाई ये वीडियो आपको बता देगी कि मैं ऐसा क्यों कहता रहता हूँ। रोमन रेंस ने खुद ही अपने ट्विटर पे शेयर किए। ये बच्ची है, अब मुझे बच्चों को देख के इतना पता नहीं चलता उनकी एज क्या है, लेकिन बहुत छोटी सी लग रही है। आई थिंक 2-3 साल के आसपास की ये होगी। और वो छोटी सी बच्ची अपना ना कोई वीडियो वगैरह देख रही थी, लेकिन जैसे ही रोमन रेंस का म्यूजिक बजा, उसने भी बिल्कुल वी द वन जो अपना वन है उसको स्काई में थ्रो किया और ओटीसी ओटीसी वो चिल्ला रहे। भाई बहुत ही ज्यादा क्यूट वीडियो है, सही बता रहा हूँ। आज की दिन की सबसे क्यूट वीडियो आपको यही लगने वाली, चाहे इसके बाद आप कितना ही क्यूट वाला जो कंटेंट है उसको कंज्यूम कर लो। और रोमन रेंस ने भी इसको शेयर किया और इसके ऊपर 45,000 लाइक्स हैं। ऐसी वीडियोस मामला मैं सही मायने में कह सकता हूँ न्यूट्रल कर देती है कि भाई क्या है, सब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए तो है, तो उसको इतना भी क्या सीरियस लेना कि भाई अपनी लोग लिटरली मेंटल हेल्थ खराब कर देते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हो गया। तो थोड़ा मजे से और चिल तरीके से देखा करो। ऐसी वीडियोस को देख के पता चल जाता है कि पर्पस बहुत कुछ बड़ा है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, पैसे कमाने के साथ साथ एंटरटेनमेंट देने के साथ साथ कैसे लोगों की खुशी का भी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले तो मैं कल वाली चीज से ही आज भी वीडियो को शुरू करूंगा। कल मैंने आपको बताया था पॉल हेमन इंपल्सिव पॉडकास्ट में आए थे, बहुत सारी बातें उन्होंने करी। अब भाई किसी ने कमेंट कर दिया कि इंटेंशनली भाई क्या आपने बताया नहीं कि पॉल हेमन ने कोडी रोड्स की क्या तारीफें करी हैं। तो अभी उसका जवाब तो मैं दूंगा, पहले यही बात आपको बता देता हूँ कोडी रोड्स के बारे में पॉल हेमन ने क्या बोला। ये वैसे मैंने 3600 बार अपने चैनल पर बता दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को तारीफ करने में किसी से पता नहीं क्यों लग रहा है यार। आई थिंक आप सारी वीडियोज देखते नहीं हो, इसलिए आपने ऐसा कॉमेंट किया, क्योंकि जो एक्टिव चैटर हैं जो डेली देखते हैं उन्हें पता है, मैंने खुद बोला है कि भाई मुझे नहीं लगता कि कोडी रोड से ज्यादा पैशनेट कोई भी है इस समय प्रोफेशनल रेसलिंग को लेके। चाहे रोमन की बात कर लो, चाहे ड्रू, सेथ, पंक, किसी की बात कर लो, कोडी रोड्स के अंदर कुछ अलग सी आग सी पैदा हो गई है जब से वो एडब्ल्यू छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यू में आए। यही बात पॉल हेमन ने भी बोली। कहते हैं ये बंदे से तुम कभी भी काम करवा लो, इसके ऑफ डेज पर भी अगर तुम बोलोगे ना कि रात में कोई रेडियो शो है, इस इंटरव्यू के लिए आना है, तो ये बंदा भागा भागा चला आता है। और आई थिंक सबसे प्राइम एग्जांपल तो वही है ना जो हेल इन अ सेल मैच हुआ था सेथ रॉलिंस के साथ। उस कंडीशन में भी जब उनका पेक्टोरल मसल पूरी तरीके से टूटा पड़ा है, जिसको सर्जिकली रिपेयर करना है, लेकिन फिर भी कह रहे चलो ये बाद में कर लेंगे, पहले मैच कर लेते हैं। तो यही चीज को पॉल हेमन भी बोलते हैं। भाई मैड रिस्पेक्ट है कोडी रोड्स की कमिटमेंट के लिए, जिस तरीके से वो हमेशा अपने आप को अवेलेबल रखता है। कई लोग सिर्फ पैसे कमाने में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन कोडी रोड्स के केस में वैसा है नहीं। वो सही में इस पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई की लाइफ को जीना चाहता है। और आपको पता होगा भाई, कई बार जब मैं ऐसे कोई लंबी चीज से कोई बात उठा के लेके आता हूं, तो एक वीडियो में नहीं, आने वाली 2-4 वीडियोस में कवर करता हूं, ताकि वो वीडियो सिर्फ उसी मुद्दे के बारे में ना बन जाए। तो इंटेंशनली वाला कमेंट यार वो सही नहीं था, आपको सही नहीं लगा, बट फिर ऑब्वियस भी शायद आप सारी वीडियो देखते नहीं, इसलिए आपको पता नहीं है कि मैं कैसे बात करता हूँ और क्या मेरा तरीका है। जो मतलब जो 6-7 साल से देख रहे हैं उनको तो फिर मामला सब पता ही है। बाकी एक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ना वीडियो भी पोस्ट करी है बैक स्टेज की, ये इंटुइट डोम, ये जो मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स हुआ था। और ये फोटो देख के थोड़ी सी जेलसी तो होगी भाई जो रोमन रेंस का फैन है, कि कैसे पॉल हेमन थोड़े उसी अंदाज में सीएम पंक को देख रहा है जिस तरीके से वो अपने ट्राइबल चीफ अपने हेड ऑफ द टेबल को देखता है, बिल्कुल पीछे से। ये ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल बिल्कुल फ्रेम करके खींची गई ये फोटो, ये पूरी इस वीडियो का ही पार्ट है जहां पर पॉल हेमन इस तरीके से सीएम पंक को देख रहे हैं। तो भाई इनकी सेटिंग तो लग रहा है आने वाले टाइम में जरूर होगी, और होनी भी है, क्योंकि इतना टाइम से इनकी पहले भी सेटिंग रही है। ब्रॉक लेसनर के साथ बहुत ज्यादा जाना जाता है पॉल हेमन को, रोमन रेंस के साथ, और पुराने वाले हो तो सीएम पंक के साथ भी उनका जो नाता है वो काफी गहरा वाला ही है। सीएम पंक को वैसे रॉ में एक चीज से प्रॉब्लम हुई, ये वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद ही शेयर करी, ऑब्वियसली प्ले तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे पैट मैकेफी और माइकल कोल सेथ रॉलिंस के थीम म्यूजिक पर ऐसे वो करके ऐसे कर रहे होते हैं, तो सीएम पंक कहता है वो सीरियसली तुम ये कर रहे हो, तुम मेरे पे टर्न कर रहे हो। तो पैट मैकेफी तो चुप होगा, अरे कुछ नहीं मैं नहीं कर रहा। फिर माइकल कोल ने बाद में देखा तो वो भी चुप हो जाता है, अरे भैया सीएम पंक नाराज ना हो जाए। ऑब्वियसली लाइट वे में ही था बहुत ज्यादा, क्योंकि अब फ्रीडम बहुत ज्यादा मिल चुकी है, क्योंकि पता है हेडसेट पर कोई पीछे से गोरिल्ला पोजीशन से चिल्लाने नहीं वाला कि ये क्यों कर दिया। समझ रहे हो आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस बंदे के बिना पता नहीं कोई ऐसा लगता है वीडियो पूरी नहीं हो रही, कोई कुछ ना कुछ रेफरेंस आ ही जाता है। थोड़ी एक्टिविटी रोमन रेंस के ट्विटर अकाउंट पे सोशल मीडिया पे बढ़ गई है। ये उन्होंने फोटोज भी ट्वीट करी हैं, ये मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स वाला जो डेब्यू एपिसोड था उसके बैक स्टेज से ही। यहाँ पे आप रोमन रेंस के हाथ में उला फाला ऐसा फोटोज देख सकते हो। और एक चीज मेरे को आपको पता नहीं फिर मिस रह गई, डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद भी बैक स्टेज की फोटोज रिलीज करी है। कुछ फोटोज ही दिखाऊंगा मैं आपको। भाई ये फोटो देखो, अब तो ये डिफरेंट तरीके से हिट नहीं हो रही, क्योंकि हमने देख लिया क्या रॉक और कोडी रोड्स के अब रिश्ते नाते हैं, लेकिन ये फोटो वैसे अगर आ जाती तो भाई लगता है भाई कैरेक्टर ब्रेक हो गया, ये हो गया वो हो गया। एक फोटो आप दूसरी रॉक की नाया जैक्स के साथ भी देख सकते हो, सीएम पंक के साथ भी ये पिक्चर दिख गई है रॉक की। और भाई ये मतलब शायद एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल होगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आप सारी पुरानी यादों को जोड़ते हुए इस फोटो को देखोगे तो लगेगा भाई ये फोटो कितनी ज्यादा मेमोरीज होल्ड करती है और इसकी क्या वैल्यू है। लिटरली इसको तो फ्रेम करवा के लगा सकते हो तुम, क्योंकि काफी कैजुअली भी इसको लिया है। बाकी अंडरटेकर के साथ भी ये फोटो है, सीएम पंक भी यहाँ पर है,
रोमन रेंज भी अपने मैच से पहले की तैयारी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा खुल के WWE शेयर करने लगे। वैसे ऐसे बैक स्टेज की डिटेल्स काफी सालों बाद आती थी, स्पेशली ऐसी पिक्चर्स, लेकिन अब वो ये मामला थोड़ा सा खुल गया है। किस वजह से वो दोबारा नहीं बात करेंगे उस बारे में। यार कोरी ग्रेव्स वाला मामला तो ऐसा लग रहा है कि सीरियस होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। मैंने आपको सब बताया था कि कोरी ग्रेव्स कैसे फ्रस्ट्रेटेड है इस वजह से कि जब उनके मेन रोस्टर में अब अच्छे से काम करने की बारी आई, उनको लगा भाई अब उनके साथ कुछ अच्छा होगा, तब उनको NXT में वो लेके चले गए। NXT के शो को उन्होंने मिस कर दिया। उनके चेहरे पर NXT की कमेंट्री पर भी बेकार से ही रिएक्शन दिख रहे थे। उनको उनके चेहरा देख के पड़ सकता है कि उनको कोई बात पसंद नहीं आ रही। और भाई जो स्पीड टूर्नामेंट है जिसमें अभी तक सिंगल कमेंटेटर कोई होता था तो वो कोरी ग्रेव्स ही था, कोई और उसकी कमेंट्री नहीं करता था। स्पीड में भी कोरी ग्रेव्स नहीं आए, उसकी भी उन्होंने कमेंट्री नहीं करी है। WWE को वहां पर भी रिप्लेसमेंट करनी पड़ी है। तो भाई ये मामला बहुत सीरियस है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि WWE किसी बंदे को निकालना चाह रही है कंपनी से, वो बंदा खुद नहीं समझ पा रहा। मतलब ये थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट है कोरी ग्रेव्स का काम, बट आई गेट इट। आई थिंक इसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बंदे के साथ भी ऐसा लग रहा है कि सही ट्रीटमेंट नहीं हुई है। लोग इसको लिंक कर रहे हैं भाई कि ये उनके रिटर्न की तरफ, इन रिटर्न की तरफ जो है टीज कर रहा है, लेकिन यार जितना भी देख के लग रहा है मामला शायद ऐसा है नहीं। पता नहीं ये कहानी कहाँ जाएगी। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर WWE अपना डिसीजन चेंज करती है, कोरी ग्रेव्स को फिर से मेन रोस्टर में लेके आती है, तो वो मूवमेंट कुछ अलग सा हो जाएगा। सोच लो अब ये भी एक मूवमेंट बन सकता है कि कोरी ग्रेव्स को दोबारा से रॉ या स्मैकडाउन की कमेंट्री टेबल को वो ज्वाइन करते हैं। मतलब देख लो अब कहानी यहाँ पे बना दी है इन्होंने, जो कि रियल कहानी है। वैसे ऐसा नहीं कोई ये स्टोरी लाइन का पार्ट है। अरे भाई एलेक्सा ब्लिस के बारे में आज बता सकता हूँ आपको कुछ अच्छे से, और शायद ऐसा लग रहा है कि रॉयल रंबल में एक सरप्राइज एंट्रेंट तो एलेक्सा ब्लिस होने वाली है। ये पिक्चर उन्होंने पोस्ट करी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां पे वो लिखती है बैक टू प्री प्रेगनेंसी वेट, यानी कि प्रेग्नेंट होने से पहले वो जिस भी कंडीशन में थी अब उस वाली शेप में वो दोबारा से आ चुकी हैं। काले दिल के साथ उन्होंने फोटो पोस्ट करी है, मतलब कि अब रिंग शेप के लिए भी वो अच्छी तरीके से रेडी हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन कुछ वैसे अलग ही चाहते हैं एलेक्सा ब्लिस के साथ कोई स्टोरी लाइन करना। ये फोटो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में शेयर करी और कहते हैं कि दोबारा से हम दोनों को वापस देखना चाहते हो। वैसे ये विंस मैकमैन के टाइप का ही, देखो तीसरी बात हो गई विंस मैकमैन के दिमाग की ही उपज थी इस तरीके की चीज़ों को करना। मुझे लगता है कि अब ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस ट्रिपल एच करने वाले हैं, जैसे मिक्स्ड मैच चैलेंज या फिर ऐसी कोई चीज़। बट हाँ ये तो नहीं ये नहीं देखना चाह रहे। एलेक्सा ब्लिस अपना वो पुराना ब्लिस वाला गॉडेस वाला गिमिक लेके आए तो वो बेटर है, और चांस पूरा लगा है रॉयल रंबल का। जॉन सीना के फेयरवेल टूर वाले ईयर के अंदर हम लोग एंट्री मार चुके हैं। डिसअपॉइंटिंग है भाई, पहला महीना तो तुमने यार ऐसा ही निकाल लिया सिर्फ एक अपीयरेंस करके। खैर उसके बारे में बार बार बात करने का फायदा नहीं है, लेकिन लास्ट मैच कौन सा होगा जॉन सीना का, जब ये खुद जॉन सीना से पूछा तो उनका क्या जवाब था। वो ये कहते हैं कि देखो यार मैं तो ये चाहता हूं कि जो हमारी ऑडियंस के लिए और हमारे बिजनेस के लिए सबसे बढ़िया हो, वो कुछ भी हो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ भी चीज कंट्रोल नहीं करता, मैं कंपनी ओन नहीं करता, जो भी चीज सबसे ज्यादा बेटर होगी दोनों ही साइड्स के लिए मैं वही करना प्रेफर करूंगा। तो यार जॉन सीना तो यार अपने दिमाग का भी कुछ यार मैं तो ये चाहता हूं रिटायरमेंट के बाद जॉन सीना क्या बातें करेंगे, क्योंकि अब वो रिटायर हो चुके हैं तो वो किसी भी तरीके की बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे थॉट्स या तो जॉन सीना सही में सोचता ही नहीं है, या फिर वो बताते नहीं है कि लोग फिर उस तरीके से ना सोचे, क्योंकि कभी भी आपको पर्सनल डिजायर क्या है जॉन सीना की वो ज्यादा सुनने को मिलती नहीं है। अभी ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ जो WWE ने बैक स्टेज वाली निकाली है, उसमें अकीरा टोजावा के साथ भी वो हैंड शेक कर रहे हैं। मतलब लोग कह रहे हैं यार क्या बंदा है, कितना हम्बल है, और अकीरा टोजावा को भी वो सर करके कॉल कर रहे हैं। तो मतलब हर एक बंदे की रिस्पेक्ट जिस तरीके से जॉन सीना करते हैं, तभी लोगन पॉल भी कह रहे थे कि अगर तुम किसी भी इंसान से पूछोगे जो जॉन सीना से मिला हुआ है कि सबसे बेस्ट आदमी तुम किससे मिले हो, तुम जॉन सीना का ही नाम लोगे। तो ये रिस्पेक्ट है भाई जॉन सीना की, और अभी शायद ये हमको इस पूरे के फेयरवेल टूर में दिख भी जाएगी। भाई साहब छुट्टी मत मारना, बस तुम 1 महीने की हो लिया तुम्हारा। अब भाई WWE करना क्या चाह रही है, जो हल्क होगन का थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो सारा मामला खत्म। मतलब रेसलमेनिया शुरुआत के सारे मेन इवेंट करने वाला बंदा होगन है। WWE को जिसने वो बना के रखा, जिस जगह पर आज हम WWE को देख रहे हैं, जिसकी नींव जिसका बेस किसने रखा तो वो होगन है। अब WWE इतनी बूझ पड़ने के बाद भी होगन को फिर से सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर बुला के लेके आने का प्लान कर रही है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या इनके कोलैबोरेशन वो जो ड्रिंक है उसकी वजह से ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच डील साइन हुई कि भैया हमारी ये ब्रांड है, तुम्हारी ये कंपनी है, चलो कोलैब करते हैं और इसके अंडर इतने सारी मेरी अपीयरेंसेस होंगी, ये डेट्स होंगी। क्या उस वजह से हो रहा है? क्योंकि होगन को लेके अब तो भाई मामला पूरा ही खत्म ही हो चुका है। मतलब आज से 5-6 साल पहले भी, आई थिंक 10 साल पहले या 8-9 साल पहले भी वो कैंसर वाली चीज होगन के साथ हुई थी, फिर वो किसी तरीके से स्विम करते करते आगे आ गए। बट अब तो लग रहा है भाई मामला खत्म सही है। और सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में भी अब देख लेते हैं अगर होगन आ रहे हैं तो रिएक्शन कैसा मिलता है। ये WWE जानबूझ के तो नहीं कर रही, क्योंकि दिख तो रहा है भाई कि ये बंदा बनना बेफेस चाह रहा है, लेकिन हरकतें या रिएक्शन जो इसे मिल रहा है वो हील वाला है, और इस पॉइंट पे कोई हील बना के अलग तो होगा नहीं।
बनी होगन के साथ। सोशल मीडिया पर आंधी लाने का दम रखता है ये वाला मैच, और मैं बात कर रहा हूँ बैड बनी वर्सेस लोगन पॉल की। तो बैड बनी ने अपनी इच्छा जताई कि भैया अभी वो WWE के रिंग से पूरे डन नहीं हुए, अभी वो और मैच करना चाहते हैं। तो इसका जवाब लोगन पॉल ने दिया, कहते हैं हाँ भैया ऐसा है तो आओ, मैं रेडी हूं, मैं भी कर सकता हूं। और मैं आपको बता देता हूं कि 2025 में अब तक के सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं लोगन पॉल। ऐसा हमको चीजें देख के पता चल रहा है कि लोगन पॉल की कमिटमेंट बहुत ज्यादा होने वाली WWE के लिए। जितने भी उनके साल अब तक रहे हैं सबसे ज्यादा एक्टिव वो इसी साल रहने वाले हैं। तो उस हिसाब से तो भाई मैचेस होने की बहुत सारी उनकी पॉसिबिलिटी है। अब देखो वो मैं कह रहा हूं ना सोशल मीडिया को हिलाने वाला मैच, क्योंकि बैड बनी की अभी की जो कल्ट फॉलोइंग है बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया मेगा स्टार का तो टैग है ही लोगन पॉल के साथ। तो किसी एक स्पेशल वाले शो के लिए WWE इसको बिल्ड अच्छे से कर सकती है, क्योंकि WWE का 2025 का नेटफ्लिक्स के डील साइन होने के बाद जो बहुत बड़ा गोल है वो है नई ऑडियंस को कैप्चर करना। तो इस तरीके से आई थिंक वो हो सकता है अच्छे से। अभी हमारे पास WWE के रोस्टर में जो 2 वर्ल्ड चैंपियन है वो हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर और दूसरे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। क्या रेसलमेनिया से पहले टाइटल चेंज करने वाली है WWE किसी सुपरस्टार के साथ? तो भाई देखो, अगर आप ये मान के बैठे हो ना कि कोई टाइटल चेंज नहीं होने वाला, गुंथर एंड कोडी रोड्स दोनों ही वॉक इन करेंगे रेसलमेनिया में एज योर चैंपियंस, तो शायद आप यहां पे गलत हो सकते हो। किसी एक चीज में WWE चुल कर सकती है। देखो चांस मैं मानता हूं ज्यादा है कोडी रोड्स का कि वो तो शायद रखेंगे ही चैंपियनशिप रेसलमेनिया तक, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग मैचेस जो कि WWE बना सकती है। लेकिन गुंथर की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, उसके ऊपर शायद आप एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। अगर WWE एक टाइटल चेंज करने का प्लान कर रही है, ये मैं वर्ल्ड टाइटल सीन की बात कर रहा हूं और किसी टाइटल की बात नहीं कर रहा। जैसे अभी रॉयल रंबल आ रहा है, ठीक है, SNME की नहीं वो मत मानना, क्योंकि जे उसो तो रॉयल रंबल में एंटर कर रहे हैं, तो भाई वो क्या है उस मैच का रिजल्ट है वो तो पता ही है। लेकिन उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर भी है, तो मे बी क्या पता वहां से WWE कुछ करे। जैसे WWE ने ऐसा भी किया हुआ है ना पास्ट में कि वो एलिमिनेशन चेंबर को ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच बना देते हैं। ऐसा नहीं हमेशा कि वो उसको रॉयल रंबल मैच की तरह ही ट्रीट करे, तो क्या पता वहां से कुछ चेंज करे। और वो चेंज इसीलिए क्योंकि फिर WWE उस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को दूसरी स्टोरी लाइन में डाल के एक डिफरेंट मैच बना सकती है। मिक्स में सारे सुपरस्टार है भाई, ड्रू मैकिंटायर, CM पंक, सेथ रॉलिंस, जॉन सीना, सब डाल लो भाई, खिचड़ी इसमें बहुत ज्यादा। कोई भी स्टोरी लाइन में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप फिट हो सकती है। तो इस एंगल के हिसाब से ये बहुत ऑब्वियस मत मान के चलना कि टाइटल चेंज तो भाई अब यही सुपरस्टार जाने वाले हैं। एक टाइटल चेंज अगर WWE प्लान कर रही है तो ऐसा लग रहा है गुंथर की चैंपियनशिप के साथ कुछ हो सकता है। कहीं से तो रूमर आया भी था कि शायद CM पंक कैप्चर कर लेंगे वो वाली चैंपियनशिप को। मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ अनप्रेडिक्टेबल रहती है रेसलमेनिया, तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि शायद ट्रिपल एच कर सकते हैं। बहुत टाइम हो गया इस महान आदमी के बारे में बात हमने नहीं करी, और ये है टोंगा लोआ, जो कि अपनी इंजरी की वजह से गायब है। मैं आपको बता सकता हूं जो आपके दिलों को ठंडक पहुंचाएगी, आराम पहुंचाएगी, थोड़ा रिलैक्स करेगी कि रेसलमेनिया में टोंगा लोआ के लिए प्लान्स हैं। तो रेसलवोर्ड्स ये अपडेट करते हैं कि WWE टोंगा लोआ को वापस लेके आने के लिए होपफुल है रेसलमेनिया 41 तक एक टैग टीम मैच को सेटअप करने के लिए। और अगर मैं टैग टीम मैच को दिमाग में डालूं तो मुझे तो ये ब्लड लाइन वाले एंगल के अंदर ही फिट होते हुए नजर आता है, क्योंकि अभी ये सोलो की ब्लड लाइन तो आई थिंक चलेगी थोड़ी, तो शायद टोंगा लोआ के साथ टोंगा लोआ टामा टोंगा मिलके कुछ टैग टीम कर दें, या फिर जेकब फाटू या क्या पता 6 मैन टैग टीम मैच कुछ ऐसा कर सकते हैं। फिर से मुझे लग रहा है कि अगेंस्ट में कहीं जिमी एंड जे उसो को ना डाल दें, जो कि शायद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है जे उसो की बुकिंग को, कंसिडरिंग उनको WWE के फैंस की तरफ से भी कैसा रिएक्शन मिला। बाकी टोंगा लोआ वापस आ जाएंगे तो एक ऑब्वियसली एक ग्रेट एडिशन होगा ये रेसलमेनिया 41 में। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसा कंटेंट के लिए, क्योंकि डेली मैं आपके लिए यहाँ पर आते रहता हूँ अपने भाव व्यक्त करने के लिए। और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।